हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज बात करने वाले हैं हमारी क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का, जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका चैप्टर नंबर 2 कह सकते हो या फिर टॉपिक सेकंड कह सकते हो। दैट इज़ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। यानी कि नेशनल इनकम क्या होती है हम ये पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी एग्रीगेट टर्म्स होती हैं। एग्रीगेट यानी कि जब आप किसी चीज़ को कैलकुलेट करते हो, तो जब कलेक्टिवली हम किसी चीज़ को कलेक्ट करते हैं ना, तो कलेक्ट करते हैं, काउंट करते हैं कलेक्टिवली, तब वो उसका एक एग्रीगेट बनता है। ठीक है, तो ये जो हम एग्रीगेट की बात करेंगे, ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, बेसिकली हमारा कंसेप्ट स्टार्ट होता है कि नेशनल इनकम होता क्या है। ठीक है, जब हम एक पर्सनल इंडिविजुअल की बात करते हैं, उसके इनकम की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, जहाँ से भी वो काम करता है उस काम के उसे जितने पैसे मिले हम उसे एज ए इनकम कंट्रोल कर लेते हैं, गिन लेते हैं। ठीक है, पता चल जाता है। बट जब आप नेशनल लेवल पे बात करते हो, यानी कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हो, आप पूरी देश की, दुनिया की बात कर रहे हो, देश की बात करोगे इसमें। ठीक है, तो पूरे देश की इनकम कैसे पता लगाई जाएगी, पूरा देश कहाँ से कमा रहा है और कितना कमा रहा है। ठीक है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करोगे तो वो कोई जॉब कर रहा होगा, वहाँ से कमाएगा। ठीक है, लेकिन नेशन में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। ठीक है, वो अलग अलग सोर्सेज से कमाते हैं। ठीक है, तो जब आप नेशनल इनकम भी निकालोगे तब भी आप अलग अलग सोर्सेज की इनकम को ज्वाइन करोगे। अब देखो, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो नेशनल इनकम क्या है, सम टोटल है फैक्टर इनकम का जो कमाई गई है नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा एक कंट्री की अकाउंटिंग ईयर में। अब इसकी एक एक टर्म को समझते हैं डेफिनेशन के अंदर। तो देखो, जब आप नेशनल इनकम की बात करते हो वो जोड़ता है फैक्टर इनकम को। फैक्टर इनकम अब होती क्या है, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी। और नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, वो पूरा कंसेप्ट हम बहुत ही ब्रॉडली पढ़ेंगे कि आखिर इस नॉर्मल रेजिडेंट टर्म का हमारा क्या मतलब है और फैक्टर इनकम का हमारा क्या मतलब है। उसके आगे कह रहा है वो ऑफ अ कंट्री, जिस भी कंट्री का आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इंडियंस हैं, तो हम इंडिया का अगर हम नेशनल इनकम निकालें, ठीक है, तो फिर क्या है, इंडिया की कंट्री यानी कि जो हमारा इंडिया देश है, हमारे देश के जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट हैं उनके द्वारा कमाई गई फैक्टर इनकम को हम कैलकुलेट करेंगे। अभी फैक्टर इनकम क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, वो मैंने अभी कहा कि हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अभी अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, जिस भी साल की आप गिन रहे हो, एनुअल करके निकालोगे नेशनल इनकम, है ना। तो जिस भी साल में आप बात कर रहे हो उस साल का अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, मान लो आप इस 2020 वाले ईयर की बात करोगे तो यहाँ का अकाउंटिंग ईयर कहाँ से शुरू होगा, आपका अप्रैल से लेके अप्रैल 2020 से लेके लास्ट मार्च 2021 तक। ज़्यादातर अकाउंटिंग ईयर जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है, बाकी आप जिस भी ईयर की जिस भी अकॉर्डिंग निकाल रहे हो वो आपका अकाउंटिंग ईयर हो सकता है। तो अब हमने बात करी कि हम सम टोटल करते हैं फैक्टर इनकम जो कि नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई। अभी नॉर्मल रेजिडेंट कौन है और फैक्टर इनकम क्या होती है, देखो। तो सबसे पहले हमें पढ़ लेते हैं कि इनकम्स दो तरीके से क्लासीफाई होती है। इनकम कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है। जब आप बात करते हो फैक्टर इनकम की और दूसरी आप बात करते हो ट्रांसफर इनकम की। अब देखो, हमने स्टार्टिंग में जब हम 9th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, स्टार्टिंग में भी और वैसे भी हमने लास्ट वीडियोस में भी पढ़ी थी कि हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, जिसकी हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो कितने हैं, 4 होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हमें पता है ना, लैंड होता है, लेबर होती है, कैपिटल होता है और एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है, क्लास 9th की इकोनॉमिक्स में भी आपको मिलेगा जब आप पालमपुर वाला पूरा स्टोरी पढ़ते हो। ठीक है, वहीं पे आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी पढ़ते हो। ठीक है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब क्या है, हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इनसे जो इनकम निकल के आती है, अब इनसे कैसी इनकम निकल के आएगी, देखो, लैंड हमने किसी कहीं पे यूज करी तो उससे क्या होगा, हमारा रेंट निकल के आएगा। ठीक है, मान लो मेरे पास लैंड थी, मैंने किसी को दी तो वो मुझे रेंट देगा। अगर एज लेबर मैं कहीं जा रही हूँ काम करने, तो लेबर की क्या मिलेगी, मुझे सैलरी मिलेगी। ठीक है, यानी कि मुझे उसका कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, कैपिटल अगर मैंने किसी को दे दी अपनी, लाइक मेरे पास 5,000 रुपये थे, मैंने किसी को दे दिया कि ठीक है तो अपने फॉर्म में लगा लो, तो मुझे उस कैपिटल का क्या मिलेगा, मुझे उसका इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, जिसे आप ब्याज कहते हो हिंदी में, कि आपको ब्याज मिलेगा उसका। और उसके बाद अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, यानी कि आपने कोई एंटरप्राइजेस खुद स्टार्ट करी है, आप मालिक हो, तो आपको उसका क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो इन शॉर्ट ये जो 4 चीज़ें हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर से मिलने वाली जो 4 चीज़ें हैं आपकी, ठीक है, इन चारों की इनकम को, इन चारों को समझ लो क्या कहते हैं, हम फैक्टर इनकम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो फैक्टर इनकम तो आपको समझ में आ गई, बट आप इसको क्लासिफाई करोगे तो आपको कोई दूसरा भी तो पता होना चाहिए कि अच्छा, एक होती है फैक्टर इनकम, तो इसके अलावा इनकम आ कहाँ से सकती है। अब देखो, इसके अलावा इनकम आ सकती है ट्रांसफर होके। लाइक मैंने कुछ कमाया जो कि मेरी फैक्टर इनकम थी, क्योंकि मैंने वो कमाया है। उसके बाद अगर मैं कहीं चैरिटी कर दूं, किसी की हेल्प कर दूं, ठीक है, तो वो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर में से किसी सोर्सेज से नहीं आया, बी पर्सन के पास वो पैसा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ए पर्सन हूँ, ए पर्सन ने वो कमाया या तो लैंड से, लेबर से, कैपिटल बन के या एंटरप्रेन्योर बन के। ठीक है, मैंने तो कमा लिया ए पर्सन ने, लेकिन जब ए ने बी को दिया तो बी ने तो इनमें से किसी भी फैक्टर से नहीं कमाया। ठीक है, उसने तो ए का कमाया हुआ ले लिया बस। ठीक है, तो ये थोड़ी
ना काउंट करोगे। अगर ये दिया हुआ भी काउंट करने लगोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो इस डबल काउंटिंग से बचने के लिए तुम क्या यूज़ करते हो, सिर्फ 4 फैक्टर की इनकम लगाते हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो एक इनकम होती है जो आपकी फैक्टर इनकम होती है, जो आपने कमाई, सर्विस देने के बदले आपको मिली, और एक होती है ट्रांसफर इनकम जो आपको जस्ट ट्रांसफर हो गई, जो आपने कमाई नहीं है, अनअर्न्ड है, वो कमाई नहीं गई है, सिर्फ हेल्प, चैरिटी और डोनेशन से आपको मिली है। अगर हम इसमें समझने की कोशिश करें तो फैक्टर इनकम आपकी कमाई हुई इनकम होती है, आपको सर्विसेज के बदले एज अ रिवॉर्ड मिलती है, ठीक है, जो आपने काम किया है उसके बदले आपको वो मिलती है, ठीक है। ये पेमेंट रिसीव बाय हाउस होल्ड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग यूनिट। अब जब आप ये समझते हो ना, आप स्टार्टिंग में बेसिक में ये ज़रूर समझ लेना कि जब हम बात करते हैं सेक्टर्स की, कि एक इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं, तो प्रोड्यूसिंग यूनिट होता है, आपका हाउस होल्ड होते हैं, कंज्यूमर यूनिट कह सकते हो जिन्हें आप। तो देखो वास्तव में जो जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट के लोग हैं, ठीक है, अब मान लो एक फैमिली है, एक फैमिली में जब मम्मी है, पापा है, ठीक है, मम्मी पापा जब घर पे हैं वो एज कंज्यूमर हैं, क्योंकि वो मार्केट से सामान लेके आएंगे, यूज़ करेंगे। जब मम्मी पापा जॉब करने जाते हैं, वही यही लोग क्या बन जाते हैं, प्रोड्यूसिंग यूनिट बन जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर पापा का बिजनेस है तो पापा एज एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं जाके, ठीक है। मम्मी अगर कहीं जॉब करती है तो मम्मी एज लेबर जा रही हैं, जहाँ पर उन्हें एम्प्लॉयज़ का कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। तो क्या हुआ इसका मतलब, इसका सेंस ये हुआ कि जब आप बात करते हो पेमेंट रिसीव बाय हाउस होल्ड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग यूनिट, प्रोड्यूसिंग यूनिट से जो हाउस होल्ड को पेमेंट मिली उसकी बात कर रहे हो, यानी कि जो मम्मी पापा ने एज प्रोड्यूसिंग यूनिट जाके काम करा था उसकी पेमेंट मिली उन्हें एज हाउस होल्ड। क्यों? क्योंकि वही पैसा वो कमा रहे हैं। तो यानी कि जब भी आप बात कर रहे हो ना कि हाउस होल्ड से प्रोड्यूसिंग यूनिट से हाउस होल्ड को कुछ भी मिला, तो ये कन्फ्यूज मत होना कि एक सेक्टर ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हर कोई प्रोड्यूसर है, हर कोई कंज्यूमर है, अपने अलग अलग सेंस में। ये नहीं कि आप बच्चों को भी समझ लो कि बच्चे भी कहीं जाके प्रोडक्शन यूनिट में है, ऐसा नहीं। बट हाँ, जितने भी मेजर फैक्टर्स हैं, यानी कि जो आपका वर्किंग ग्रुप है, वो एक तरफ प्रोड्यूसिंग यूनिट है और एक तरफ हाउस होल्ड है, ठीक है। और सारी चीज़ें हाउस होल्ड से ही क्यों आती हैं? क्योंकि अगर कोई एंटरप्रेन्योर भी है, ठीक है, कोई एंटरप्रेन्योर है, मालिक है किसी चीज़ का, तो घर में तो वो हाउस होल्ड ही है, ठीक है। तो एक तरह से हाउस होल्ड ने ही वो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करवाई, ठीक है। अगर कोई आपको लैंड दे रहा है या फिर आप किसी को लैंड दे रहे हो, तो आप भी घर में अपने हाउस होल्ड ही हो। तो सारी चीज़ें क्या है, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कौन देता है? हाउस होल्ड ही देते हैं किसी प्रोड्यूसिंग यूनिट को। प्रोड्यूसिंग यूनिट इसके बदले क्या देता है? पैसे देता है किसी भी फॉर्म में। जैसे लैंड है तो रेंट मिलेगा, लेबर है तो कंपनसेशन मिलेगा, कैपिटल है तो इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योर हो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक। और लास्ट और मेजर जिसकी वजह से हमने पूरा कंसेप्ट पढ़ा, वो क्या है? नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम आप इन्वॉल्व करोगे, लेकिन आप नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि कमाया सिर्फ ये गया है, ये कोई कमाया नहीं है किसी ने, ठीक है। ए ने कमाया है, ए ने बी को दे दिया, ठीक है, बी ने कुछ नहीं करा, उसका सिर्फ लिया है, ठीक है। तो एडिशन तो कुछ भी नहीं हुआ ना, एडिशन जो हुआ सिर्फ यहाँ हुआ, जो पैसे इसके पास थे वो पैसे इसके पास चले गए, और ऑलरेडी तुम काउंट कर चुके हो इसके पास के पैसे को, तो यहाँ पे आप काउंट नहीं करोगे, ठीक है। हमें समझ में आ गया इनकम का कॉन्सेप्ट। अब देखो नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। नॉर्मल रेजिडेंट इन द सेंस लाइक कि कौन लोग आप नॉर्मल रेजिडेंट कहोगे? जब आपने डेफिनेशन आप पढ़ते हो और आप बात करते हो कि सम टोटल, ठीक है, फैक्टर इनकम का जो कमाई गई है नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा, तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन लोग हुए? नॉर्मल रेजिडेंट वो ऑर्डिनरी रेजाइड्स लोग होते हैं, वो लोग जो ऑर्डिनरी रहते हैं देश में, ठीक है, और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसमें लाई करता है। अब ऑर्डिनरी रहने का मतलब क्या है और इकोनॉमिकली इंटरेस्ट उनका वहाँ पे होने का मतलब क्या है? कोई भी बंदा अगर किसी देश में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है, ठीक है, इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, इनकी उसका रीज़न क्या है रहने का, वो भी मैटर करता है, वो हम अभी डीपली पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली ऑर्डिनरी रिजाइड्स वो लोग होते हैं जो किसी एक कंट्री में 1 साल या 1 साल से ज़्यादा रहते हैं, वो वहाँ के ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिकल इंटरेस्ट कैसे होता है? इकोनॉमिकल इंटरेस्ट के रहने के बेसिस क्या है कि देखो प्रोडक्शन वो वहाँ करता हो, कंजप्शन भी वहाँ करता हो, और साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी वो वहीं करता हो। तो बेसिकली ऐसे नहीं है कि अगर आप एक जगह देश में जा रहे हो, वहाँ पे कमा रहे हो, उसके बाद वापस अपने देश में आ जा रहे हो रोज़ की रोज़, ऐसा हो। मान लो जैसे नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है, पॉसिबल है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इंडिया से नेपाल जाते हैं, ठीक है, काम करते हैं, वापस इंडिया में आ जाते हैं, तो वो कंजप्शन फैक्टर्स सारे इंडिया में कर रहे हैं, कमा वहाँ रहे हैं, ठीक है। तो कमा के वो सैलरी तो ला रहे इंडिया में ही है, तो वो किसके कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट हुए?
वो होंगे इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई कर रहे हैं, उनका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट लाई कर रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है। वो नेपाल के नहीं बन जाएंगे क्योंकि वो नेपाल में कमा रहे हैं, इसलिए नहीं, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि किस तरह से नॉर्मल रेजिडेंट क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या नहीं होता है, तो हमें समझने में ज़्यादा मदद मिलेगी। तो सबसे पहले समझ लो, नॉर्मल रेजिडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है एक इंसान को ही आप नॉर्मल रेजिडेंट बनाओ, आप एक इंस्टीट्यूशन को भी बना सकते हो। कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो कि दूसरे देश का है लेकिन दूसरे देश में आके इन्वेस्टमेंट होता है और वो पूरा वहीं स्टार्ट होता है, पूरा चलता है, तो वो भी एक इकोनॉमिकल यूनिट बन जाती है आपकी, ठीक है। और वो इकोनॉमिकल यूनिट भी कहीं ना कहीं आपकी इनकम को बढ़ाता है, ठीक है। इसीलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन भी आपका नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है। इसके बाद ज़रूरी नहीं है कि जो आपका नॉर्मल रेजिडेंट है वो आपका सिटीज़न भी हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका में रहते हैं लेकिन सिटीजनशिप उनकी इंडिया की है, लाइक है वो इंडिया के, रहते अमेरिका में हैं, कमाते हैं अमेरिका में हैं, रहते हैं, कमाते हैं, यूज़ करते हैं, सब कुछ। नॉर्मल रेजिडेंट अमेरिका के हैं लेकिन सिटीज़न इंडिया के हैं। तो कहीं से भी एक नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए सिटीज़न होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप कहीं के सिटीज़न हो, वहीं रहते हो, वहीं कमाते हो, वहीं खाते हो, वहीं कंज्यूम करते हो सब कुछ, तो आप वहाँ के ऑलरेडी नॉर्मल रेजिडेंट हो ही। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए कि आप सिटीज़न ज़बरदस्ती होगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन है कि किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आप कभी भी एज नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानोगे। हमने माना कि इंस्टीट्यूशन नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं है। मान लो WHO का कोई ऑफिस है, वो इंडिया में है, ठीक है। WHO को अब कोई किसी ने फंडिंग करी तो वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे फंडिंग हो रही है। अगर वो आप इंडिया की इनकम में जोड़ लोगे तो इसका तो कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि वो WHO का वो पैसा इंडिया में लगना ही नहीं है, वो लगेगा पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के काम के लिए, ठीक है। तो जब वो इंडिया में लगना ही नहीं है, इंडिया का है ही नहीं, इंडिया में कंज्यूम ही नहीं होना, इंडिया में इन्वेस्ट ही नहीं होना, होगा तो पूरी दुनिया में इन्वेस्ट होगा। तो क्यों कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, भले वो WHO है, IMF है, या कोई भी है, इंडियन मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो वो कहाँ नहीं माना जाएगा, वो देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। फिर क्वेश्चन उठता है कि आप और किस किस को नहीं मानोगे। तो हम किसी फॉरेन विजिटर को नहीं मानेंगे, स्पेशली वो विजिटर जो किस काम के लिए आए हो, या तो अपना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने आया हो, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं, ठीक है, अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो वहीं पे कमाने लग रहे हैं और वहीं पे कंज्यूम करने लग रहे हैं, ठीक है। वो कमा के कहीं और से आए हैं, जस्ट अपने एक पर्पस के लिए आए हैं, कुछ टाइम के लिए, तो आप उन्हें नहीं जोड़ोगे नॉर्मल रेजिडेंट में। इसके अलावा अगर कोई स्टडीज़ के लिए आया है, कोई पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया है, कोई खेलने आया है, मान लो IPL के मैच हो रहे हैं तो इंडिया में सारी कंट्री के क्या आ रहे हैं, क्रिकेटर्स आ रहे हैं, ठीक है। वो यहाँ से आप पैसा भी लेंगे, लाइक जब IPL में खेलेंगे तो इंडिया के लोग उन्हें पैसा भी देंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो नेशनल इनकम में, इंडिया की नेशनल इनकम में जुड़ गए, नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने अपने देशों में जाके उसे यूज़ करने वाले, इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो भी करेंगे अपने देशों में करेंगे, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन जाते, ठीक है। तो कोई भी फॉरेन विजिटर जो पर्टिकुलर किसी काम के लिए आया हो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होता। कोई कमर्शियल ट्रैवलर, मान लो कोई बिजनेसमैन है, जैसे आपके टाटा है, बिरला है, अगर ये एक जगह से दूसरी जगह कहीं जाते हैं, ठीक है, तो इनकी तो ट्रैवलिंग होती रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से वो तुम्हारे देश में आया कुछ टाइम के लिए, ठीक है, किसी काम से आए थे, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन था, तुमने उसे अपनी नेशनल इनकम में इन्वॉल्व कर लिया, जी नहीं। जहाँ के वो नॉर्मल रेजिडेंट है वहीं पे इन्वॉल्व होगा, आपके देश के नॉर्मल रेजिडेंट वो नहीं है, ठीक है। अगर है कोई हमारे यहाँ का तो हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। सीजनल वर्कर, यानी कि जो किसी एक पर्टिकुलर सीजन में काम करने के लिए यहाँ आते हैं, ठीक है, उसके बाद वापस अपने देश में जाके पूरी अपनी चलाते हैं रोजी रोटी या जो भी है, तो सीजनल वर्कर्स को भी आप ज्वाइन नहीं करोगे, ठीक है, किस में इंक्लूड नहीं करोगे, नेशनल इनकम में। इसके अलावा नॉन रेजिडेंट एंटरप्राइजेस के अगर कोई एम्प्लॉयज़ है, मान लो कोई अमेरिका में कंपनी है, ठीक है, उसके कुछ एम्प्लॉयज़ इंडिया में आए, किस काम के लिए, कोई टेक्नोलॉजी शेयर करने, ठीक है। तो जब तक वो टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी, यहाँ के लोगों को स्किल प्रोवाइड करी जाएगी, मान लो 1 साल से ज़्यादा ही हो गया, ठीक है, लेकिन उन एम्प्लॉयज़ को पैसे कौन दे रहा है, अमेरिका की ही कंपनी देगी, ठीक है। वो जाके यूज़ कहाँ करेंगे उस पैसे को, यहीं जाके यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन जाते, जो किसके नॉन रेजिडेंशियल एंटरप्राइज। ये नॉन रेजिडेंशियल एंटरप्राइज ही तो हुआ, यानी कि जो एक कंपनी है जो अमेरिका में सिचुएटेड है वो अमेरिका की कंपनी है, इंडिया की तो रेजिडेंट कंपनी है ही नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ के काम करने वाले लोग भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो लोग बॉर्डर वर्कर्स होते हैं, जो बॉर्डर पे काम करते हैं, जो आते हैं जाते हैं इस तरह से, ठीक है, तो वो लोग भी क्या करते हैं, रहते जहाँ पे हैं, जहाँ पे उनका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट लाई करता है, वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। जहाँ पे जाके काम कर रहे हैं वहाँ के नहीं होंगे। तो जो बॉर्डर वर्कर्स होते हैं, जिन्हें आने जाना होता है, ठीक है, बॉर्डर पे या तो काम करते हैं अपनी, ठीक है, तो उन लोगों को आप नॉर्मल रेजिडेंट में अटैच नहीं करोगे। जहाँ के जिस देश के होंगे आप वहाँ पे लाओगे। मान लो इंडिया के लोग हैं, ठीक है,
ठीक है, इंडिया के लोग हैं नेपाल में जाके काम करने, तो नेपाल वाले उन्हें नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे, बट इंडिया वाले लोग इन्हें नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे। उल्टा केस देखा जाए, अगर नेपाल के लोग हैं, ठीक है, इंडिया में आके काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया के लोग इन्हें अपना नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे, ये नेपाल के ही नॉर्मल रेजिडेंट रहेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब इसके अलावा जितने भी आपके ऑफिशियल, डिप्लोमेट या फिर मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, मान लो इंडियन नेवी, आर्मी है, ये सब है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जॉइंट प्रैक्टिसेस होती हैं आर्मी ऑफिसर्स के अलग अलग देशों के साथ, ये सब इनकी पूरी आर्मी की। तो उसके लिए मान लो इंडियन आर्मी को कहीं जाना पड़ गया, नेपाल में जाना पड़ गया या श्रीलंका जा रहे हैं या कुछ भी है, या दूसरी श्रीलंका के लोग मान लो इंडिया में आ रहे हैं, तो श्रीलंका के जो आर्मी ऑफिसर्स इंडिया में आ रहे हैं जस्ट फॉर कोई पर्टिकुलर मुहिम के तहत, कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत, या फिर कुछ काम भी करने, ठीक है, तो क्या हुआ, श्रीलंका के लोग यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन जाते हैं, ठीक है, वो अपने यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट रहेंगे, बस वो यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ काम करके जा रहे हैं, इनकी पर्पस से आ रहे हैं, ये नहीं है कि आप परमानेंट वो रहने आ जा रहे हैं या कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एम्बेसी वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एम्बेसी में कुछ ऑफिशियल्स काम करते हैं हमारे। एम्बेसी क्या होती है, एक देश में, जो आपने पासपोर्ट और वीज़ा वाला नाम सुना है ना कि पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, तो क्या होता है कि अगर मान लो मुझे यूएसए जाना है, ठीक है, तो इंडिया में यूएसए की एक एम्बेसी होगी। ठीक है, इंडिया पूरी कंट्री है, ये यूएसए की एम्बेसी है। ठीक है, तो अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं यूएसए की एम्बेसी में जाऊंगी, ठीक है, वहाँ से वीज़ा लूँगी यूएसए का, इंडिया वाले मुझे पासपोर्ट देंगे, ठीक है, और फिर मैं यहाँ से यूएसए ट्रैवल कर पाऊँगी। ये जो यूएसए की एम्बेसी की लैंड है, यहाँ के रूल रेगुलेशन, यहाँ का झंडा, यहाँ का पूरा लैंड एरिया, यहाँ का इकोनॉमिकल काम, यहाँ पे रहने वाले ऑफिशियल्स, सभी लोग यूएसए के होंगे। याद रखिएगा, इंडिया की ज़मीन पे है, लेकिन एम्बेसी जिस देश की है उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट होगा उस एम्बेसी में काम करने वाला इंसान, अगर वो फॉरेनर है तो। अगर मान लो इंडिया का कोई पर्सन है, कोई इंडिया का भारतीय है जो कि यूएसए की एम्बेसी में काम कर रहा है, जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, ठीक है, इंडिया की ज़मीन पर यूएसए की एम्बेसी में कोई इंडियन काम कर रहा है, तो इंडियन हमारे ही देश का नॉर्मल रेजिडेंट होगा, क्योंकि वो खर्चा वर्चा सब इंडिया में ही करने वाला है, इन्वेस्टमेंट सारी इंडिया में ही करने वाला है। लेकिन अगर कोई फॉरेनर है, कोई अंग्रेज़ है जो कि यूएसए की एम्बेसी में काम कर रहा है, ठीक है, तो वो पैसा यूएसए से कमा रहा है, क्योंकि वो यूएसए की एम्बेसी है, यूएसए की एम्बेसी में यूएसए के लोग ही उसे पैसे देंगे, इंडिया कोई पैसे नहीं देगा, इंडिया का कोई बंदा उसे पैसे नहीं दे रहा। ठीक है, और वो इन्वेस्ट में कहाँ करेगा, या तो यूएसए में इन्वेस्ट कर रहा होगा या फिर जिस देश का वो है वहाँ पे। ठीक है, तो वो फॉरेनर जो काम कर रहा है यूएसए की एम्बेसी में, वो हमारा कोई नहीं है नॉर्मल रेजिडेंट। अगर कोई इंडियन काम कर रहा है तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट होगा। अभी अगर आपको कॉन्सेप्ट इतना क्लियर ना हुआ हो तो आगे जैसे हम चलते हैं, अभी आपको और धीरे धीरे समझ में आएगा कि किसे आप इंक्लूड करोगे, किसे आप इंक्लूड नहीं करोगे। तो देखो, वैसे ये इतना कोई टिपिकल नहीं पड़ता है, ना ही कोई मतलब ये जस्ट वन वर्ड में आ सकता है या आपके प्रैक्टिकल के टाइम पे पूछा जा सकता है। तो जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए कि आप किसे जोड़ोगे किसे नहीं जोड़ोगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में बहुत कम आता है इतना पेचीदा, बट स्टिल समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। नॉर्मल रेजिडेंट में आप इंक्लूड किसे किसे करोगे, सिटीज़न हमारी कंट्री के जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट देश में ही लाई करता है, ये तो सिंपल सा है। अगर कोई सिटीज़न है, यहीं पे कमा रहा है, यहीं खा रहा है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा ही। दूसरा, कोई फॉरेनर है, ठीक है, जो हमारी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है और उसका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट भी यहीं है, यानी कि यहीं कमा रहा है, यहीं खा रहा है, यहीं इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है कि हमारा सिटीज़न है, आर सिटीज़न वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे सिटीज़न काम कर रहे हैं, ठीक है, तो भी वो हमारी कंट्री के क्या होंगे, नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, जो हमारी कंट्री में सिचुएटेड है। फॉर एग्जांपल, वही जो मैंने आपको बताया, WHO का मान लो ऑफिस है, इंडिया के अंदर है, WHO का है, ठीक है, इस WHO को एज ऑर्गेनाइजेशन हम अपना नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे, लेकिन अगर इस WHO में कोई भारतीय काम करेगा, क्योंकि वो भारतीय देश में ही रह रहा है, क्योंकि ये WHO का ऑफिस कहाँ है, भारत में ही सिचुएटेड है इस समय, ठीक है, तो क्या होगा कि वो इंसान, वो सिटीज़न जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल रेजिडेंट होगा। इसके अलावा सिटीजन लिविंग अब्रॉड फॉर लेस देन 1 ईयर, हमारा कोई भारतीय है जो कि दूसरे देश में रह रहा है सिर्फ 1 साल से कम के लिए, तो ऑब्वियसली वो हमारा ही नॉर्मल रेजिडेंट रहेगा। ठीक है, अब नॉर्मल रेजिडेंट में हम क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, क्या इंक्लूड करेंगे ये हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं क्या इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई फॉरेनर है, जस्ट विजिट करने आया है, मैं आपको रीज़न बता चुकी, चाहे घूमने के लिए, पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, कुछ इस तरह के लिए, तो आप उन्हें इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, कोई भी ऑफिशियल, डिप्लोमेट, कोई आर्मी ऑफिसर है जो फॉरेन कंट्री का
है और हमारी कंट्री में जस्ट उसकी पोस्टिंग हुई है। जैसे जो यूएसए का है, यूएसए के किसी पर्सन की पोस्टिंग यूएसए के एम्बेसी में हो गई जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, तो वो रहेगा बंदा यूएसए का नॉर्मल रेजिडेंट ही। इसके अलावा कोई यूएसए का आर्मी ऑफिसर है, वो बॉर्डर के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भारत में क्या हुआ, एम्प्लॉय हुआ है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो रहेगा नॉर्मल रेजिडेंट यूएसए का ही, ठीक है। आप इसे इंडिया में नहीं मानोगे। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लोकेटेड है हमारी कंट्री में, लेकिन है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे WHO है, IMF है, कुछ और है, ठीक है। तो ये सारी जो सिचुएशन है, ये सारे जो वो क्या है ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें आप हमारी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानोगे, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। आपका रिविजन भी बहुत अच्छे से हो चुका है, ठीक है। अब क्या है, हमें समझ में आ गया नॉर्मल रेजिडेंट कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं दूँ तो देखो, इंडियन हैं, वर्क कर रहे हैं किसी फॉरेन एम्बेसी में इंडिया में, ठीक है। इंडिया की कंट्री है, किसी दूसरे देश की एम्बेसी होगी यहाँ पे, अगर वहाँ पे इंडियन ही काम कर रहे हैं तो हमारे बंदे होंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारे नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। WHO वगैरह जो कि इंडिया में सिचुएटेड है और इंडियन काम कर रहे हैं, तो वहाँ के वर्कर्स नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगी, ठीक है। अब क्या है, इसके अलावा कोई लोकल पीपल हैं, वो IMF में काम कर रहे हैं, WHO में काम कर रहे हैं, वो होंगे, मैं आपको बता चुकी हूँ। हमारे एम्बेसडर, ठीक है, जो पूरी दुनिया में भी हैं, वो सब भी हमारे ही नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। मान लो जैसे इंडिया के अंदर यूएसए की एम्बेसी है, ऐसे ही यूएसए के अंदर भी इंडिया की एम्बेसी होगी। तो यूएसए के अंदर जो इंडिया की एम्बेसी है और वहाँ पे कोई इंडियन काम कर रहा है, तो वो इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट होगा। जैसे मैंने यूएसए वाले केस में बताया ना कि अगर इंडिया के अंदर यूएसए की एम्बेसी है और यहाँ पे कोई यूएसए का पर्सन ही काम कर रहा है, तो वो यूएसए का ही नॉर्मल रेजिडेंट होगा, इंडिया का नहीं होगा। सीधे ही सेम लॉजिक यहाँ लगता है कि यूएसए का लैंड है, यूएसए की ज़मीन पर इंडिया की एम्बेसी है और कोई इंडियन ही काम कर रहा है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का ही माना जाएगा, यूएसए का नहीं, ठीक है। इसके अलावा कोई फॉरेन सिटीज़न है, ठीक है, कोई फॉरेन सिटीजनशिप वाला बंदा है जो कि 1 साल से ज़्यादा यहाँ रह रहा है, ठीक है, तो आप उसे अटैच कर ही लोगे अपने उसमें, जो कि 1 साल से ज़्यादा रह रहा है। बस ये ना हो कि पढ़ाई वढ़ाई के लिए रह रहा है, तो आप मत जोड़ना उसे, ठीक है। अब किसे किसे नहीं जोड़ोगे वो भी एक तरह से पूरा हो ही चुका है। मान लो कि कोई फॉरेनर है, वर्क कर रहा है इंडिया में सिचुएटेड कनाडा या जापान की एम्बेसी में, ठीक है। इंडिया है, ठीक है, इंडिया की एम्बेसी है, जापान की, इंडिया के अंदर एम्बेसी होंगी जापान की और इन सब की, कनाडा की, और कोई फॉरेनर है वो काम करेगा इन एम्बेसीज़ में, तो भाई इंडिया वालों को क्या मतलब, जापान की एम्बेसी में काम कर रहा है तो जापान ने उसे एम्प्लॉयमेंट दी है, कनाडा की एम्बेसी में काम कर रहा है तो कनाडा ने उसे एम्प्लॉयमेंट दी है, तो इंडिया से तो उसका लिंक ही नहीं है। एम्बेसी एक ऐसी जगह होती है, ये समझ लो, एक ऐसी जगह होती है जो कि होती तो दूसरी कंट्री में है, ठीक है, लेकिन उसका जो पूरा शासन होता है ना, वो जिस कंट्री की वो एम्बेसी है वहाँ की मानी जाती है। जैसे आपने पिक्चर देखी होगी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, अक्षय कुमार की, लाइक पता नहीं मैं नाम कैसे भूल गई उसका, आपने देखी होगी, लाइक कि वो उनका जो प्लेन होता है वो क्रैश हो जाता है, उसके बाद उन्हें लाना होता है, ठीक है, किसी सेंट्रल एशिया के देश से लाना होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं वो कैसे भी इंडियन एम्बेसी में घुसने का ट्राई करते हैं कि अगर एक बार इंडियन एम्बेसी में घुस गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फिर इंडिया की सरकार के अंडर हो जाओगे तो, ठीक है, फिर आपको कोई खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो एम्बेसी क्या होती है, जिस देश की वो एम्बेसी है उस देश की सरकार के अंडर आपकी जिम्मेदारी पहुँच जाती है, ठीक है। हमने पूरा पढ़ लिया नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन ली थी हमने उसे पूरा करा कि नेशनल इनकम क्या होता है, सम टोटल है फैक्टर इनकम का नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा, हमने ये देख लिया है। अब देखो, ये एक होती है नेशनल इनकम और एक होती है डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो देखो एक बार सब समझ लेते हैं। तो जब आप थोड़ा सा हम पॉलिटिकल डेफिनेशन इसलिए समझाना चाह रही हूँ अभी डोमेस्टिक और नेशनल की, जो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आपको लिंक बैठेगा। तो जब आप डोमेस्टिक इनकम की बात करते हो तो डोमेस्टिक इनकम लाइक हम जब किसी भी चीज़ को डोमेस्टिक एनिमल, लाइक अगर हम छोटे लेवल पे देखें तो जो आपके घर में रहता हो, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं जोग्राफिकल एरिया को पॉइंट आउट करते हो, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम इज़ लाइक जो आपके देश के इंडियन टेरिटरी में आपके जोग्राफी के अंडर कमाया गया हो। लेकिन जब हम नेशन की बात करते हैं ना, राष्ट्र की बात करते हैं, तो राष्ट्र इज़ नॉट अबाउट लैंड। राष्ट्र किसके बारे में बात करता है? राष्ट्र लोगों के बारे में बात करता है। नेशन क्या होता है? नेशन बनता है ग्रुप ऑफ पीपल से जिनका एक सेम एम होता है, सेम ऑब्जेक्टिव होता है, सेम हिस्ट्री को अपने साथ लेके चलते हैं, सेम कल्चर के होते हैं। लाइक नेशन ऐसा होता है, नेशन ग्रुप ऑफ पीपल माना जाता है। नेशन ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह पे बिल्कुल इसी डॉट पे जो रहने वाले हैं वो एक नेशन के पार्ट होगी, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो जब भी नेशनल कॉन्सेप्ट की बात होगी तो नेशनल कॉन्सेप्ट में लोग मैटर करेंगे कि किसने कमाया, ठीक है। लेकिन जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करोगे तो
ज़मीन मैटर करेगी कि कहाँ कमाया गया, नो मैटर कि किसने कमाया, और यहाँ पे नो मैटर कि कहाँ कमाया गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा रफली कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है। अभी हम थोड़ा डीपली पढ़ने वाले हैं। डोमेस्टिक इनकम बेसिकली वो इनकम है जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर कमाई गई है, और नेशनल इनकम वो इनकम है जो नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा कमाई गई है। अब नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा कमाई गई वाला कंसेप्ट आपको पूरा पता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मान लो यूएसए में भी कोई कमाई गई है ना चीज़ें, कैसे, यूएसए की ज़मीन पर, ठीक है, इंडियन एम्बेसी है, ज़मीन तो यूएसए की है लेकिन इंडियन एम्बेसी है, तो इंडिया, यहाँ पे इंडियन एम्बेसी में काम करने वाला जो इंडियन है वो नेशनल इनकम में गिना जाएगा, क्योंकि कमाया किसने है, यहाँ पे इंडियन ने कमाया है, इंडिया का रहने वाला है वो बंदा। ठीक है, तो वो नेशनल इनकम में आप इंक्लूड कर सकते हो। नो मैटर कि यूएसए की ज़मीन की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम में अगर आप बात करोगे तो हम बात करेंगे कि जो इंडिया एज टेरिटरी, जो इंडिया की ज़मीन है ना, सिर्फ उस पर कमाया हुआ होना चाहिए अगर आप इंडिया की किस में डोमेस्टिक इनकम में काउंट कर रहे हो तो। ठीक है, अभी हम थोड़ा डीपली समझते हैं तो आपको समझ में आएगा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री होता क्या है। तो बेसिकली एक इकोनॉमिकल टेरिटरी की बात करी जा रही है। याद रखना, पॉलिटिकल टेरिटरी की हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, जब आप इकोनॉमिकल टेरिटरी की बात करोगे तो जोग्राफिकल टेरिटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच द पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, जहाँ पे लोग आराम से आ जा सकें, गुड्स को लेके आ जा सके, कैपिटल को लेके आ जा सकें, सब की ट्रेड वगैरह फ्रीली हो सके, ऐसा जोग्राफिकल टेरिटरी जिसे ऐसे क्या किया जाए, एडमिनिस्टर किया जाए। जैसे मैंने एम्बेसी की बात करी कि अगर इंडियन एम्बेसी है ना तो वहाँ पे भारत के लोग होंगे, भारत के लिए फ्री ट्रेड हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, भले ही वो यूएसए की ज़मीन पे क्यों ना हो। ठीक है, अगर हम इसके साथ साथ देखें तो इट इंक्लूड्स क्या क्या आता है, टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर। देखो वो वाली ज़मीन तो आ ही जाएगी जो पॉलिटिकल फ्रंटियर की है, वो तो नो डाउट आएगी। इसके अलावा कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट वगैरह है जो कि दूसरी कंट्री से, मतलब मान लो एक एयरक्राफ्ट है एयर इंडिया का है, तो वो इंडिया का एयरक्राफ्ट एयर इंडिया का, ठीक है, लेकिन मान लो कनाडा से लेके और ऑस्ट्रेलिया के बीच में उड़ता है वो, ठीक है, तो बहुत कम चांसेस होंगे कि वो एयर इंडिया का एरोप्लेन होते हुए इंडिया में एक बार को लैंड करे या ना करे, क्योंकि उसका रूट क्या है, कनाडा से ऑस्ट्रेलिया में फिक्स है। तो कनाडा से ऑस्ट्रेलिया वो उड़ता रहेगा, लेकिन इसका कमाया हुआ सारा पैसा कहाँ जाएगा, हमारे पास आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो एयर इंडिया का मतलब है, और एयर इंडिया कहाँ का इंस्टीट्यूशन है, हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, जो भी आपके फिशिंग वेजल्स हैं, ऑयल, नेचुरल गैस के हमारे जितने भी राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर कोई हमारे रेजिडेंट प्लेटफॉर्म, ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज़ कोई हमारे रेजिडेंट के लोग कर रहे हैं तो हमारे ही उसमें आएगा वो। इसके अलावा एम्बेसी में आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि एम्बेसी है, कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ये सब भी क्या आएंगे, हमारी टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ऑनरशिप मैटर नहीं कर रहा कि आप वहाँ के मालिक हो या नहीं, ऑपरेशन कौन कर रहा है ये मैटर करता है। ठीक है, कि कौन निकाल रहा है यहाँ से नेचुरल गैस, ऑयल वगैरह, वो मैटर कर रहा है। ठीक है, एम्बेसी में कौन चला रहा है, ठीक है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में कहाँ हो रहा है, किसका मालिकाना हक है, ये नहीं, कौन कर रहा है उस काम को, उसकी बात करी जा रही है। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत क्या, नॉर्मल सी बात है। कि फिर से अगर हम देखें तो डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ अबाउट कि लाइक डोमेस्टिक इनकम, जैसे अब अगर आप निकालने की बात करो तो डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई फैक्टर इनकम, नेशनल इनकम नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा कमाई गई फैक्टर इनकम। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से आप डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में और नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में चेंज कर सकते हो। तो अब देखो, जब हम बात करें कि डोमेस्टिक इनकम को आपको जब नेशनल इनकम में चेंज करना है, तो डोमेस्टिक इनकम क्या, जो इंडिया की ज़मीन पे कमाया गया, भले ही कमाया किसी ने भी, अब आपको चेंज करना है उस इनकम में जो यहाँ के रेजिडेंट ने कमाई हो सिर्फ। तो आप प्लस क्या कर दोगे, भले ही जो लोग आपके रेजिडेंट है, भले ही उन्होंने किसी भी दुनिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं से भी कमाई हो, उनकी इनकम को तो आप प्लस कर दोगे। ठीक है, क्योंकि वो इनकम तो डोमेस्टिक इनकम में प्लस नहीं हुई है, डोमेस्टिक इनकम में तो सिर्फ वो इनकम प्लस हुई है अभी तक जो आपके देश की ज़मीन पे कमाया गया। ठीक है, अब आप इसमें क्या जोड़ दोगे, तुम्हारे लोगों ने जो कमाया, भले ही पूरी दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके कमाया, वो जोड़ दिया, और माइनस क्या किया, जो तुम्हारे देश में कमाया गया दूसरे लोगों के द्वारा, उसे आप माइनस कर दोगे। तो देखो फिर से देख लेते हैं एक बार कि डोमेस्टिक इनकम में क्या जोड़ लिया आपने, वो आपकी फैक्टर इनकम जो कि आपके लोगों ने कमाई है पूरी दुनिया से, और माइनस क्या कर दिया, जो आपके देश में कमाई गई है दूसरे लोगों के द्वारा। ठीक है, तो जब आपने इसे प्लस कर दिया और इसे माइनस कर दिया तो आपका आंसर क्या आ गया, नेशनल इनकम। क्योंकि अब आपका क्या बचा, डोमेस्टिक इनकम में बस आपका वो वाला पोर्शन बचा जो आपके लोगों ने कमाया था, और जो किसी और ने कमाया था वो आपने माइनस कर दिया है। तो अब देखो एक बार देख लेते हैं कि नेट फैक्टर इनकम क्या होता है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है,
एब्रॉड से आया हुआ जितने भी कमाई है। अब नेट है तो यानी कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ जो इन टोटल आपको प्रॉफिट दे रही हो, हर तरह से नहीं, जो इन टोटल आपको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगी। और नेट कहीं ना कहीं माइनस की तरफ अपने आप ही साइन करता है। तो आपको क्या माइनस करना है, जो आपके लोगों ने कमाया है बाहर की दुनिया में से, उसमें से माइनस कर दो जो आपके देश में कमाया गया है दूसरे लोगों के द्वारा, ठीक है। क्योंकि दूसरे लोगों के द्वारा की कमाई को आप नेशनल इनकम में जोड़ नहीं सकते हो। तो आप चाहो तो आप इसे खुले वाला फॉर्मूला याद रखो, आप चाहो तो बंद वाला फॉर्मूला याद रखो, लेकिन मैं प्रीफर करूंगी कि आप खुले वाला याद रखो। क्यों? क्योंकि जब आप नेक्स्ट चैप्टर में जब आप नेशनल इनकम काउंट करोगे ना अपनी, तो ये अलग अलग दे रखा होता है कभी कभी। तो आपको क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर नेट में जाओगे ना तो थोड़ा सा आप कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हो, कभी कभी आप भूल जाते हो कि कौन कौन सी टर्म में क्या प्लस होना था, क्या माइनस होना है। तो जब आप लॉन्ग में याद रखोगे तो आप लॉन्ग में कभी कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि कंसेप्ट आपका साथ में चलेगा। वही बात है, अब नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में करोगे तो आप क्या करोगे, नेशनल इनकम में से माइनस कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। या फिर अगर हम इनफॉर्मली बात करें तो नेशनल भी खोल के देखो। बेसिकली मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप ये वाला फॉर्मूला ही याद रखना जो सबसे लास्ट वाला है, क्योंकि देखो यही फॉर्मूला के 3 फॉर्म्स हैं, ठीक है, तीनों सेम बात कह रही हैं, लेकिन जो नीचे वाला फॉर्मूला है ना, ये कंसेप्ट को क्लियर कर देने वाला है। और ये इनफॉर्मली क्यों है, क्योंकि सिर्फ मैंने लिख रखा है रेजिडेंट इन वर्ल्ड, ठीक है, सिर्फ आपको बताने के लिए, क्योंकि अभी तक कन्फ्यूजन हो रही होगी तो नेट फैक्टर इनकम, ठीक है, इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी फॉर्मूलाइज याद करने में। तो आप नीचे वाला याद रखो, नेशनल इनकम में माइनस कर दोगे दुनिया में आपके रेजिडेंट जो थे, और प्लस कर दोगे तो जो आपके इंडिया में नॉन रेजिडेंट थे, तो आपकी डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगी, क्योंकि आप सिर्फ ज़मीन से मतलब रख रहे हो। कंसेप्ट पे जाओ कि ज़मीन से मतलब रख रहे हो तो क्या जुड़ना चाहिए और क्या हटना चाहिए। जुड़ना वो चाहिए जो आपकी ज़मीन पर कमाया गया है, भले ही किसी ने भी कमाया, और घटना वो चाहिए जो आपकी ज़मीन में से नहीं कमाया गया है, ठीक है। तो वो आगे डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम निकालना है तो आपके लोगों की कमाई जुड़नी चाहिए, भले ही दुनिया में कहीं से भी कमाया गई है, और घटना क्या चाहिए, जो आपकी देश में रह के किसी और ने कमाया हो, ठीक है। तो बेसिकली कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, याद रखना ये वाला, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, ये समझ लो कि डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट बात बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है। जितनी इनकम है वही तो प्रोडक्शन है, और जितना प्रोडक्शन है वही तो कमाई है। जो मैंने आपको बताया कि सारे ही प्रोड्यूसर घर में जाके हाउस होल्ड बन जाते हैं, और सारे ही हाउस होल्ड बाहर आके प्रोडक्शन यूनिट बन जाते हैं। तो जितना भी प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ तो उससे कहीं ना कहीं इनकम तो जनरेट हुई किसी ना किसी की। जो भी प्रोडक्शन हुआ कुछ फैक्टर से हुआ, 4 फैक्टर से हुआ, और वो चारों ही फैक्टर क्या इनकम के सोर्सेज हैं, ठीक है। तो अगर आप बात कर लो डोमेस्टिक प्रोडक्ट की या फिर आप बात करो डोमेस्टिक इनकम की, बात आपकी सेम ही रहेगी। दिक्कत मत लाना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जब आप नेक्स्ट चैप्टर में देखोगे ना कि 3 मेथड है नेशनल इनकम निकालने के, तब आपको समझ में आएगा कि नेशनल इनकम भले ही आप इनकम काउंट करो उससे भी हो जाएगा, भले ही आप खर्चा काउंट करो उससे भी हो जाएगा, और भले ही पैसे कितने लगे हैं किसी भी प्रोडक्शन में उसे काउंट करो उससे भी निकल जाएगा। तो ये बिल्कुल ही आइडेंटिकल टर्म है, ठीक है। इक्वल नहीं है, आप इसे ट्रिपल इक्वल बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल इक्वल टर्म है, ठीक है। हमें समझ में आ गया डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में अब डिफरेंस क्या हो गया। अब आपको इतना तो पता ही चल गया होगा, डोमेस्टिक इनकम वो जो डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई हो, नेशनल इनकम वो जो नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई गई हो, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम में आप क्या इंक्लूड करते हो और क्या नहीं करते हो। डोमेस्टिक इनकम में आप इंक्लूड नहीं करते हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऑब्वियसली आप डोमेस्टिक इनकम में बाहर वाली इनकम तो ऐड करने ही नहीं वाले हो, और नेशनल इनकम में आप ऐड करते हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, क्योंकि अब्रॉड वाली इनकम भी आपके लोगों ने ही कमाई है इसलिए, ठीक। समझ में आ गया हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। अब हमने फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने डेप्रिसिएशन का फंडा पढ़ा था, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के ग्रॉस में और उसी चीज़ के नेट में क्या डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस होता है। ग्रॉस में से हमेशा जब भी आप डैप को माइनस कर दोगे नेट निकल आएगा, और इसकी पहचान क्या है वो मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी, फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में, कि नेट इज़ लाइक समथिंग जाल, और जाल मतलब समथिंग खाली खाली, और जो खाली खाली मतलब वहाँ से कुछ गया है, जाना मतलब माइनस। तो जैसे ही आपको ग्रॉस से नेट निकालना हो तो डैप को कर दो माइनस, और नेट से ग्रॉस निकालना हो तो डैप को कर दो प्लस। दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। जब आप अब आगे पढ़ोगे ना तो आपको बड़ी बड़ी टिपिकल से एग्रीगेट्स को एक को दूसरे में बदलना पड़ेगा। तो आप फॉर्मूले बनाओगे कैसे, जो कहते हैं ना लोग नेशनल इनकम सबसे टिपिकल टॉपिक है, ये है वो है, कुछ नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको पता है कि जब भी आपको ग्रॉस से नेट में जाना है तो आप माइनस कर दोगे डैप को, तो आप कभी गलती नहीं करोगे। अगर आपको पता है कि आपको नेट से ग्रॉस में जाना है तो प्लस कर दो डैप को, तो आप कोई गलती नहीं करने वाले। अगर आपको पता है डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल, फिर से देखो एक रिवाइज करो, अभी वहाँ पे वो वाली चीज़ नहीं है, डोमेस्टिक है, देश वाली इनकम से नेशनल में जाना है,
ठीक है, नेशनल में जाना है तो एब्रॉड वाले इनकम को आप प्लस करोगे, ठीक है, समझ में आ गया। और क्या है, जो आपके देश की कमाई है, जो किसी और ने कमाई है, उसे आप माइनस कर दोगे, ठीक है। अगर आपको नेशनल से जाना है डोमेस्टिक में, ठीक है, नेशनल से जाना है डोमेस्टिक में, तो एब्रॉड वाली इनकम को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, और तुम्हारे देश में कमाई गई इनकम को आप प्लस कर दोगे, ठीक है। समझ में आ गया कंसेप्ट। आपको कंसेप्ट पे जाना है, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको चार ही फॉर्मूले याद हो गए। जीडीपी से डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे तो एनडीपी, एनडीपी में डेप्रिसिएशन को प्लस करोगे तो जीडीपी, ठीक है। ऐसे जीएनपी का हाल है, जीएनपी मतलब क्या, नेशनल, वो आ गया, नेशनल इनकम वाली बात हो गई। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, समझ में आ गया आपको। ओके, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एक और चीज़ की, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको बहुत सारे एग्रीगेट को प्लस माइनस करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा इधर से उधर, वो सब स्टेप बाय स्टेप ही होता है, बहुत इजीली क्लियरली अगर आप कंसेप्ट को समझोगे। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट है आपका कोई भी, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में चेंज करना है। अब ये चीज़ें होती क्या हैं ये समझ लो। तो बेसिकली फैक्टर कॉस्ट वो जो आपके इन चारों फैक्टर्स में लगी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसमें जो आपकी कॉस्ट लगी है वो आपकी फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट प्राइस वो जिसमें आपने अपनी चीज़ों को बेचा है। मार्केट प्राइस में कब आप चीज़ें बेचते हो, आप उसके अंदर जोड़ लेते हो टैक्स जो आपने पे करा वो, और घटा देते हो जो आपको सब्सिडीज सरकार ने दी होगी वो, ठीक है, तभी तो वो मार्केट प्राइस बचा कुचा होगा, ठीक है। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस आता है सिर्फ टैक्स और सब्सिडीज का, जब गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर देती है। अगर कोई दो सेक्टर इकोनॉमी है, सिर्फ प्रोड्यूसर सेक्टर है और हाउस होल्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट है ही नहीं, गवर्नमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, ना तो टैक्सेस देने पड़ रहे हैं और ना ही वो तुम्हें कोई सब्सिडी दे रही है, तो ना कुछ प्लस करना ना माइनस करना। तब उस केस में क्या होगा, मार्केट प्राइस भी और फैक्टर कॉस्ट भी दोनों ही सेम हो जाएगा। यानी कि उस केस में अगर आप बात करो जीडीपी एमपी की, यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दोनों सेम ही रहेंगे, क्योंकि टैक्स और सब्सिडी में कोई अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन जहां गवर्नमेंट आती है वो आपसे टैक्स लेती है, ठीक है। अब अगर प्रोड्यूसिंग यूनिट टैक्स पे कर रहा होगा तो ऑब्वियसली अपने प्रोडक्ट में भी उस टैक्स को इंक्लूड करेगा, क्योंकि भाई उसे कमाना भी है, ठीक है, तो टैक्स इंक्लूड हो जाएगा मार्केट में, ठीक है। और अगर सरकार उसे फ़ायदा पहुंचा रही है सब्सिडीज़ देकर, यानी कि कुछ रेट कम कर रही है, कुछ और चीज़ें पैसे वगैरह दे रही है, सब्सिडीज़ दे रही है, तो यानी कि उसका खर्चा वहाँ कम हो गया, तो मार्केट प्राइस में सब्सिडी को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से क्या हम समझाना चाह रहे हैं आपको। तो बेसिकली ये होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्या, जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज़ को माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्या हो रहा है, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों, डायरेक्ट टैक्सेस क्यों नहीं, क्योंकि देखो प्रोडक्शन यूनिट की आप बात कर रहे हो, डायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं, जैसे आपकी सैलरी पे लग गया, घर पे लग गया, इन सब पे लग गया, तो ये तो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, आपको पे करने ही करने हैं। जो प्रोडक्ट पे लगता है, आपके प्रोडक्शन की काम कर रहे हो ना आप, इनकम तो प्रोडक्शन से ही ला रहे हो ना, तो वहाँ पे सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि अगेन समथिंग माइनस हो रहा है। तो क्या इसमें माइनस हो रहा है, जितने आपने टैक्स दिया गवर्नमेंट को, उसमें से उसने जितना आपको फ़ायदा पहुंचाया, ठीक है, उसमें उसे आपने माइनस कर दिया, तो बचा कुचा खर्चा हो गया। मान लो आपने 10 रुपये का टैक्स दिया, ठीक है, और गवर्नमेंट ने फ़ायदा पहुँचाया आपको 5 रुपये का, तो आपका इन टोटल कितना टैक्स लगाए, सिर्फ 5 रुपये का टैक्स लगाए, ठीक है। तो आप मार्केट प्राइस में सिर्फ ये 5 रुपये ही ऐड करने वाले हो, ठीक है, 10 रुपये तो ऐड करने नहीं वाले, क्योंकि 5 रुपये का तुम्हें फ़ायदा भी हुआ है, ठीक है। तो इतना तो आप काम की चीज़ करने वाले हो। आपको किसी भी चीज़ की मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो फैक्टर कॉस्ट में सिर्फ वो चीज़ आनी है जो आपके प्रोडक्शन के टाइम पे लगी। तो टैक्सेस तो आपके प्रोडक्शन के टाइम पे नहीं थे, तो हमने हटा दिए, और सब्सिडीज़ का जो फ़ायदा मिला वो प्रोडक्शन के टाइम पे था, तो इसलिए आपने उसे जोड़ दिया, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट यानी कि जो आपके फैक्टर्स में पैसे लगे, ठीक है, तो टैक्स तो आपके फैक्टर्स में नहीं लगा, तो आपने माइनस कर दिया, और जो आपको सब्सिडी का फ़ायदा हुआ गवर्नमेंट से, वो तो फैक्टर कॉस्ट के अंदर था ही पहले, तो इसलिए आपने उसे प्लस कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही जब आपको उल्टा करना होगा तो फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर दो टैक्सेस को और माइनस कर दो सब्सिडीज़ को, वो आ जाएगा मार्केट प्राइस। मान लो फैक्टर कॉस्ट आई आपके 50 रुपये की, 50 रुपये का आपको कोई सामान तैयार हुआ, 10 रुपये का आपको टैक्स देना पड़ गया, ठीक है, और आपको फ़ायदा पहुंचाया सरकार ने 15 रुपये का, मान लो इस बार, ठीक है, फ़ायदा ज़्यादा पहुंचाया, टैक्स कम लिया, तो आप इन टोटल आपका मार्केट प्राइस आप कितना रखने वाले हो, इसका 60 और 15 आप माइनस कर दोगे, तो 60 माइनस 15 आप रख दोगे आपका 45 रुपीज़ का प्राइस, है ना, रख दोगे या नहीं रख दोगे,
ठीक है। 45 रुपीज़ का प्राइस क्यों लगा, जबकि 50 रुपये आपकी सिर्फ कमाई थी, आपने 45 में क्यों रखा, क्योंकि आपको 15 का फ़ायदा तो सरकार ने कर दिया। ठीक है, जब सरकार ने फ़ायदा कर दिया, और सोचो इसमें प्रॉफिट, अगर आप ये सोचोगे कि प्रॉफिट क्या हुआ, याद रखना लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी हमने ऑलरेडी इसमें इंक्लूड कर दिया है, वो फैक्टर कॉस्ट में आ रहा है, तो प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूडेड है। समझ में आ गया। तो इसलिए आप बात कर रहे हो कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो टैक्स प्लस कर दो और सब्सिडी माइनस, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो टैक्स माइनस कर दो और सब्सिडी प्लस। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप ये फॉर्मूला भी आप देख ही लोगे, बहुत ही अजीब अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी अजीब नहीं है। सिंपल सी बात है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तो टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस, ऐसे सिंपल सी बात है। ठीक है, चाहे वो एनडीपी है, चाहे वो जीडीपी है, चाहे वो एनएनपी है, चाहे वो जीएनपी है, कुछ भी है। ठीक है, कुछ भी है, नो डाउट एट ऑल। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब कौन कौन से एग्रीगेट आपके तैयार होते हैं ये हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो की। ठीक है, तब हम देखेंगे कि इन सब का मतलब क्या बैठ जाता है, ये इतने टिपिकल टर्म नहीं रह जाती हैं आप, क्योंकि आपको सब कुछ पता है, एफ से क्या होता है, एन से क्या मतलब है, डी से क्या मतलब है, सब हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ लिया है। अब आपको, जबकि अगर मैं ना भी समझाऊँ तो भी आपको आइडिया हो सकता है। फिर हम आगे पढ़ेंगे नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, क्या है, कैसे है। तो हमने बेसिकली इसमें पढ़ा पूरा कि नेशनल इनकम क्या होती है, और नेशनल इनकम को ही पढ़ा बस हमने, और पढ़ाई क्या है इसमें। ठीक है, तो चलिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।